Hello friends, I'm Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject Cyber Law and Ethics. In the previous lecture, we have studied about the web pages and the creation of the web pages and the use of the domain. Okay, so we're studying this subject through the use of wide internet कि डे टू डे इंटरनेट का वाइडली यूज की वजह से हमारे साइबर क्राइम एग्जिस्ट हो रहा है और उसको हैंडल करने के लिए हमने साइबर लॉ बनाया है। तो ये जो इंटरनेट का यूज हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, राइट? कि हम वेबसाइट्स यूज करते हैं, हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं, हम स्मार्ट गैजेट्स यूज करते हैं। तो हर जगह हम उनके थ्रू कनेक्ट होते हैं और उस पर्टिकुलर स्पेस को हमने साइबर स्पेस बोला है। बट साइबर स्पेस का कुछ लोग गलत तरीके से यूज करते हैं एंड दे आर अटेम्प्टिंग टू crime, जिसको साइबर क्राइम बोलते हैं। एंड टू हैंडल दैट क्राइम्स वी आर यूजिंग सम पर्टिकुलर साइबर लॉज। सो जो साइबर स्पेस क्रिएट होता है उसमें जो आप चीजें यूज करते हो कि आप कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, आप कोई एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हो, दैट इज डन थ्रू योर वेबसाइट्स। सो वेबसाइट्स के लिए हमें वेब पेजेस चाहिए कि वेब पेजेस कैसे क्रिएट होते हैं और वेब पेजेस में क्या क्या कंटेंट होता है। वो हमने प्रीवियसली देखा कि आपके जो वेब पेजेस है इनको इंक्लूड करके आपका पूरा एक वेबसाइट बनता है। और जो यूजर इंटरफेस आपको दिखता है मीन्स आपको आपकी स्क्रीन पे जो भी विजिबल है दैट इज योर कंप्लीट वेबसाइट। और वो मल्टीपल वेब पेजेस को इंक्लूड करके बनाया जाता है एंड उसको एक्सेस करने के लिए हमें एक डोमेन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए हमें कुछ फ्री डोमेन्स भी अवेलेबल है जिनका हम यूज कर सकते हैं। और इफ योर यूज इज क्वाइट हायर देन वी कैन चूज the paid domains too. So the next concept is the cyber web development कि ये जो साइबर मतलब वेबसाइट है, वो जो वेब डेवलपमेंट है पूरा वो इस फील्ड में जो इंट्रोड्यूस हो रहा है और उसका अभी क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में। और बोल सकते हो कि जैसे जैसे आप फोन यूज कर रहे हो तो उसमें जैसे नई नई टेक्नोलॉजी है, सो ये जो आपका वेब डेवलपमेंट है उसको भी काफी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि डे टू डे आपका जो यूसेज है, जो पर्सन ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, अगर उनको कुछ नया नहीं मिलेगा तो वो उसको कंटिन्यूसली यूज नहीं करेंगे। सो विद द अपग्रेडिंग ट्रेंड्स एंड अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजीज, ये जो वेब डेवलपमेंट है उसमें भी काफी नई चीजें आती है टेक्निकली। ओके, और वो टेक्निकली पास्ट फ्यू इयर्स में बहुत सारी चीजें आई है। वो आपके सोशल मीडिया एप्स हो या तो आपके गेमिंग के एप्लीकेशंस हो या कोई अनदर फोटोग्राफी के रिलेटेड एप्लीकेशंस हो, तो सब जगह पे वेब डेवलपमेंट है। एंड इफ जो ये कंपनीज वेबसाइट्स क्रिएट कर रहा है, अगर वो कंपनी कुछ नया नहीं लाएंगे तो ऑब्वियसली आप वो एप्लीकेशन यूज करना छोड़ दोगे। जैसे कि अगर फेसबुक है, फेसबुक ने अपना वेब डेवलपमेंट एक स्टार्टिंग लेवल से किया था। अभी वो लोग डे टू डे कुछ नया अगर वहां पे इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तो आप उस एप्लीकेशन से किसी और एप्लीकेशन में जंप कर जाओगे। सो इसका जो ट्रेंड है वो अपग्रेडेड रखना पड़ेगा। तो उसके लिए वेब डेवलपमेंट में लास्ट पास्ट फ्यू मंथ्स में क्या क्या डेवलपमेंट आया है, so we are going to discuss about the latest web development trends that will be dominated in 2020, जो recently अभी हमारे पास अकर हुए और जिसका हम यूज करते हैं। सो योर वेब डेवलपमेंट इज नथिंग बट एन योर वी आर डेवलपिंग योर वेबसाइट विथ इंटरनेट और एन इंटरनेट, कि हम जो वेबसाइट क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और इंटरनेट। इस वेबसाइट में, इस वेब डेवलपमेंट प्रोसेस में आपकी रेंज में आपका सिंगल पेज भी हो सकता है, सिंगल प्लेन टेक्स्ट पेज भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स वेब डिजाइन का पूरा एप्लीकेशन सॉरी पूरा वेबसाइट हो सकता है, आपके इंटरनेट एप्लीकेशंस हो सकते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस जो चल रहे हैं वो हो सकते हैं। मीन्स और ई कॉमर्स यूसेज मीन्स जो आप फ्लिपकार्ट यूज करते हो, मिंत्रा यूज करते हो, अमेज़न यूज करते हो, राइट? सो वो भी हो सकता है। आपके सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज है, जैसे मैंने बोला कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, ये जो चीजें यूज करते हो इसमें से कोई भी पर्टिकुलर थिंग हम वेब डेवलपमेंट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। सो जो ये पूरा वेबसाइट डेवलपिंग है, उस पूरी प्रोसेस को, उस पूरे वर्क को वेब डेवलपमेंट बोला जाता है। तो
मंथ्स में या तो बोलो कि 2020 में कौन से ऐसे वेब डेवलपमेंट है जिसको आप टॉप 6 to 7 में कंसिडर कर सकते हो. So there are the few examples. First one is chatbot. चैटबॉट्स का बहुत यूज हो रहा है. चैटबॉट्स मीन्स कि ये जो कस्टमर सपोर्ट प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें आपको इंस्टेंटली और क्विकली रिप्लाई देते हैं. जैसे कि अगर आप कहीं नई जगह पे कोई वेबसाइट यूज करके आपने कुछ वहां पे फाइंड किया और वहां पे अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहते हो, किसी के साथ बात करना चाहते हो, तो वहां पे नीचे से ऐसे चैट विथ अस ऐसा ऑप्शन होता है, वहां पे क्लिक करते हो, आप जो भी क्वेरीज वहां पे पुट अप करते हो उसका आपको क्विकली रिप्लाई मिलता है. सो वो चैटबॉट का इन्वेंशन हुआ है कि अगर आपको किसी वेबसाइट में डायरेक्टली registration नहीं करना है, so we can find the information about them doing the live chat with them. Okay, so one is chatbot, second one is motion user interface. Motion user interface means कि it is a web design is used to entice users and encourage them to sign up with the services. They are giving some very good benefits कि if you are registering with the services कि अगर आप ये services use करोगे तो आपको ये benefits मिलेंगे, आपको ये चीजें मिलेंगी. So वो जो पूरा इंटरफेस है उसका यूजर इंटरफेस मीन्स कि जो सामने वाला जो पर्सन है यूजर है उसको देखने में सही रहे और उसको ऐसा लगे कि अगर मैं ये एप्लीकेशन या तो ये मैं सर्विस के लिए रजिस्टर करूंगा तो मेरे को हैंडल करने में डिफिकल्टी नहीं होगी. So motion user interface. Third one is push notification. Okay, push notification, I think everybody is using this in nowadays क्योंकि it turns the user's attention on a various discounts, deals and offers. Okay, कि आप कोई एप्लीकेशन ऐसा यूज कर रहे हो जिसके थ्रू आपको रिसेंटली फूड के रिगार्डिंग है, ट्रैवल के रिगार्डिंग है या किसी और फील्ड के रिगार्डिंग, तो उसके डिस्काउंट्स और उसके जो डील्स है उसके ऑफर्स है वो आपको ऐसे नोटिफिकेशन के जैसे पॉपअप होता रहता है आपके मोबाइल में. तो पुश नोटिफिकेशन का वेब डेवलपमेंट काफी हद तक बढ़ा है. इसके अगर आप एप्लीकेशंस देखो तो पर्टिकुलर आउटलेट्स होते हैं, उनके खुद के एप्लीकेशंस भी है. इवन जैसे कि डोमिनोज है तो उनका खुद का एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल करो तो वहां पे आपको पता पड़ता है कि रिसेंटली कौन सा डिस्काउंट ऑफर्स चल रहा है या कौन सी डील्स चल रही है, राइट. सिमिलरली पर्टिकुलर एप्लीकेशंस भी है कि अगर ग्रैब ऑन करके एक एप्लीकेशन है या उसका वेबसाइट है, अगर आप वहां पे जाके चेक करते हो तो दे आर प्रोवाइडिंग सम गुड डिस्काउंट ऑफर्स कि फॉर शॉपिंग है या फॉर ट्रैवलिंग है या फॉर फूड है. सो दे आर प्रोवाइडिंग सो मैनी ऑफर्स थ्रू द पुश नोटिफिकेशन. सो पुश नोटिफिकेशन का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इन रिसेंट ईयर्स. आफ्टर पुश नोटिफिकेशन वॉइस सर्च. वो वॉइस सर्च जिनको प्रॉपरली नहीं पता होता कि मेरे को ये वर्ड कैसे फाइंड करना है या क्या टाइप करना है, राइट. सो एट दैट टाइम दे कैन यूज दिस वॉइस सर्च. With voice search command, it is very easy to search for an information online without typing a single word. Like our elders, कि हमारे जो बड़े हैं जिनको अभी स्मार्टफोन यूज करना इतना नहीं आता है, सो व्हाट दे कैन डू, दे गो इनटू द गूगल और गूगल में जाके वो पर्टिकुलर वर्ड बोलते हैं. सो उनको उनके रिगार्डिंग इजीली आउटपुट मिल जाते हैं या तो वो यूट्यूब में जाते हैं वो वर्ड बोलते हैं, ठीक है, तो उनको उनके रिलेटेड वीडियोस मिल जाते हैं, तो दे कैन इजीली एक्सेस अवर स्मार्टफोन. तो वॉइस सर्च का इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा हुआ है. उसका दूसरा एग्जांपल कि अगर एप्पल है तो वो सीरी प्रोवाइड कर रहा है कि कोई क्वेरीज है तो वी कैन टॉक विद द सीरी एंड वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चंस. फिर अगर एंड्रॉयड है तो गूगल असिस्टेंट है. तो वॉइस सर्च का डेवलपमेंट 2020 में बहुत इम्प्रेसिव रहा है. देन प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस. प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस मीन कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है या कुछ ऐसे डेटा है जिसको अगर आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है तभी यूज करना है तो भी आप कर सकते हो. तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस बोला जाता है. जैसे कि काफी गेम्स ऐसे होते हैं आप ऑफलाइन खेल सकते हो, राइट. उनका डिजाइनिंग उस तरीके से होता है.
सो प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस का जैसे गेम्स है वैसे ही कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं, जैसे कि कुछ डिक्शनरीज है, कोई अदर एप्लीकेशंस है जिसका अगर आपको यूज करना है तो वी कैन यूज दैट एप्लीकेशंस वेरी वेल विदाउट द यूज ऑफ द इंटरनेट. After PWA, SPA, that is single page application. कि अभी कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पूरा एप्लीकेशन नहीं देखना कि क्या कर रहा है और उसका पूरा इंफॉर्मेशन देखने में टाइम नहीं लगाना है. यू विल गो विद सिंपलर वन, कि कोई एक सिंपल एप्लीकेशन हो जहाँ पे बहुत फ्यू पेजेस हो या सिंगल पेज हो, और यूजिंग दैट सिंगल पेज आप एक्सेस कर पाओ और आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाए कि मेरे को क्या करना है. सिंगल पेज एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट भी बहुत ट्रेंडी रहा है इन 2020. एंड द लास्ट वन इज AMP, accelerated mobile pages. Okay, accelerated mobile pages, it is made the pages to load in the seconds and reduce the wait टाइम फॉर द मोबाइल यूजर्स. मीन्स कि अभी हमारा स्मार्टफोन एक्सेस है वो काफी हद तक है. तो इफ यू वांट टू यूज द स्मार्टफोन, सो अगर कोई एप्लीकेशन खोला और वो खोलने में 10-15 मिनट लगेंगे तो विद द टाइम पर्सन फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा. सो वैसा नहीं हो, उसको एक्सेलरेट किया गया, उसको मतलब पुश अप दिया गया है कि वो जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाए और विद इन अ सेकेंड वो आपके मोबाइल में खुल जाए और आप उसको यूज कर सको. जैसे कि एग्जाम्पल, आपके फोन में कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जैसे कि ट्विटर है या इंस्टाग्राम है, तो अगर वो खुलने में 10-15 मिनट लगाएगा तो ऑब्वियसली है आप उस एप्लीकेशन को यूज नहीं करोगे. तो एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस है वो क्या करेगा कि आपका जो भी पेज है उसको विद इन अ फ्यू सेकेंड वो उसको लोड कर देगा और आप उसको इजीली एक्सेस कर पाओगे. तो ये कुछ टर्म्स थे जो 2020 में वेब डेवलपमेंट में काफी हद तक यूज हुआ है. सो आफ्टर वेब डेवलपमेंट, आपने वेब डेवलपमेंट कर दिया, वेबसाइट्स क्रिएट कर दिया, अभी उसका यूज हो रहा है. बट ये जो वेब डेवलपमेंट हुआ है उसको सपोर्ट करवाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर डोमेन नेम चाहिए रहेगा. मीन्स उसको बोला भी जाता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द डोमेन नेम. सिग्निफिकेंस ऑफ द डोमेन नेम मीन्स कि आपने जो डेवलपमेंट किए हैं, जो एनहेंसमेंट किए हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, आपने जो वेबसाइट्स बनाए, अभी जैसे हम लोगों का एक पर्टिकुलर नाम होता है कि अगर किसी और को फाइंड करना है कि इस पर्सन का घर कहाँ पे है, तो वो उसका नाम ऑब्वियसली उसके नाम से वो इंक्वायरी करेगा कि आसपास में अगर ढूंढना है तो वो कहाँ रहता है. सिमिलरली ये जो वेबसाइट्स बनते हैं उनके भी एक नाम होते हैं. तो वो जो नाम होते हैं वो बाइनरी में होते हैं, और बाइनरी को कन्वर्ट करके डेसिमल दिया जाता है. सो ये उसको बोला जाता है आईपी एड्रेस. अभी वो जो आईपी एड्रेस होता है वो पर्टिकुलरली एक फॉर्मेट में होता है कि ऐसा होना चाहिए. सो हर एक इंसान ये आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकता. ओके, तो उसको इजीली कन्वर्जन करने के लिए वो आईपी एड्रेस को हमने क्या किया, डोमेन नेम में कन्वर्ट किया. डोमेन नेम की वजह से क्या होगा कि एक ऑनलाइन जो मार्केट अभी बिल्डअप हो रहा है, कि ऑनलाइन जो मार्केट है उसमें जो डे टू डे नई चीजें आ रही है, तो उसकी वजह से वहां पे ट्रेडमार्किंग कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट है वो इस पर्टिकुलर पर्सन का है, ओनर का है, तो उसको ट्रेडमार्क मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर इस पर्सन का है. सो वो डोमेन नेम हो गया. सो कोई और उसको ओवरराइट नहीं कर सकता, कोई रैंडमली आके नहीं बोल सकता कि हाँ ये मेरी चीज है. वो एक पर्टिकुलर पर्सन के पास है और वो उसके पास उस डोमेन की ऑथराइजेशन है, उसका ट्रेडमार्क है. और अगर वो लॉ ब्रेक करता है कि किसी ने उसके साथ छेड़खानी किया, उसके ऊपर हम ट्रेडमार्क लॉ का यूज करके उसको पनिशमेंट दे सकते हैं. इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव शोन दिस ट्रेडमार्क लॉ कि अगर कोई ऐसे छेड़खानी करता है, आपने खुद से वेबसाइट क्रिएट किया, आपने उसका वेब डेवलपमेंट किया और आपने उसका डोमेन भी परचेज किया, बट उसी सेम टाइम पे किसी पर्सन ने उस डोमेन सेम डोमेन नेम से रजिस्टर किया, एंड आपका जो प्रॉफिट होगा वो पर्सन लेके जाएगा. तो इस टाइप का न्यूसेंस ना हो, ठीक है, उसकी वजह से ये जो डोमेन नेम है उसके लिए ट्रेडमार्क लॉ बनाया गया और उसका यूज होता है. तो ये जो डोमेन नेम यूज होता है
उनके राइट्स मीन्स उसके अधिकार के लिए जो प्रमोट करता है, दैट इज यूडीआरपी. यूडीआरपी मीन्स यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉलिसी. इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो डोमेन्स प्रोवाइड करते हैं हर एक कंज्यूमर्स को जिसको वेबसाइट बनानी है. एंड दूसरा उसको सपोर्ट करेगा ICANN. ICANN स्टैंड फॉर इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स. ये जो मैंने बोला अभी कि हर एक वेबसाइट का एक IP एड्रेस होता है, तो उसको एक नंबर असाइन होगा और उस नंबर के साथ उसको एक नेम असाइन होगा. सो दैट इज डिफाइंड बाय द ICANN. और उसमें कुछ इश्यूज आते हैं, तो उनकी रिजोल्यूशन पॉलिसीज है जो डिफाइन होती है UDRP के थ्रू. सो डोमेन नेम की रिक्वायरमेंट क्यों है कि हमें व्हाट इज द रोल ऑफ द डोमेन नेम, व्हाई वी नीड दिस डोमेन नेम. जैसे मैंने बोला कि हर एक पर्सन का, हर एक बंदे का अपना एड्रेस होता है या तो अपनी आइडेंटिटी होती है, वैसे ही IP एड्रेस मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या हुआ, उस वेबसाइट का आइडेंटिटी हुआ. ओके. सो उसका जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है वो डिजिट्स में होता है. सो हर कोई डिजिट याद नहीं रख सकता, राइट. तो अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स हमसे, अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस हमसे याद नहीं रहेगा, तो उसको हमने एक नाम दे दिया है, उसको डोमेन नेम बोला जाएगा. जैसे कि एग्जांपल कंसिडर करो कि IBM है, तो उसकी वेबसाइट का जो IP एड्रेस होगा, कंसिडर इट कि 127.16.1.2. कि सो हर कोई ये नहीं याद रख सकता, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, www.ibm.com. तो अभी किसी को इजीली सर्च करना हो तो वो ibm.com सर्च कर सकता है रादर देन दैट नंबर. ओके. सो दैट इज द वन रोल ऑफ द डोमेन नेम. सेकंड रोल कि डोमेन नेम अभी हर जगह यूज हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर डोमेन. कि आपको ट्रेडमार्किंग के लिए यूज करना है, आपको ऑनलाइन बिजनेस के लिए यूज करना है, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना है, किस सर्विस के लिए आपको यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको डोमेन नेम रिप्रेजेंट करने का नाम प्रोवाइड करता है. सो दैट इज अनदर रूल ऑफ द डोमेन नेम. फिर कुछ ऐसे डोमेन नेम होने चाहिए कि अगर वो ऑनलाइन वर्क नहीं कर रहा है तो उनको ऑफलाइन भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए. वन इज दैट देन कि जो कंज्यूमर है, जो यूज करने वाले हैं और जो सामने वाले पर्सपेक्टिव कंज्यूमर है, जिसने बनाया है और सामने जो यूजर है, दोनों को एक्सेस करने में इजी रहे, कोई डिफिकल्टी ना हो, इजी एक्सेस होना चाहिए. दैट इज अनदर रोल ऑफ द डोमेन नेम. तो यहाँ पे डोमेन नेम की बात आती है, वहीं पे साइबर स्क्वाटिंग की भी बात आती है कि साइबर स्क्वाटिंग क्या है, साइबर स्क्वाटिंग कैसे यूज होता है, व्हाट इज दिस टर्म. साइबर स्क्वाटिंग ये रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन के टाइम पे यूज होता है एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे वर्क करता है. तो जैसा मैंने बोला कि हर एक फील्ड में हमारी वेबसाइट क्रिएट हो सकती है और उसके साथ उसका डोमेन नेम जनरेट होगा. तो जहाँ पे ऐसी चीज हो रही है वहां पे पॉसिबिलिटी है कि कुछ फ्रॉड भी हो सकता है, राइट. इट माइट बी विथ योर ट्रेड नेम्स, ब्रांड नेम्स और अ कंपनी नेम, किसी के भी थ्रू हो सकता है. तो साइबर स्क्वाड को और दूसरे नाम से जाना जाता है साइबर पायरेट. पायरेट्स मीन्स चोरी करने वाला, राइट. तो साइबर स्क्वाटर्स आर आल्सो नोन एज एन साइबर पायरेट्स. मीन्स कि साइबर स्क्वाटिंग जो है, it is an web user look forward to profiting from the companies who have yet to register a domain. कि जो डोमेन रजिस्टर करने वाले हैं बट उनका डोमेन रजिस्ट्रेशन के सिमिलरली कोई और डोमेन रजिस्ट्रेशन करता है. जैसे कि IBM का एग्जांपल देखा, अभी IBM ने खुद का डोमेन क्रिएट किया है और कोई अनदर पर्सन सेम डोमेन नेम यूज करके वो रजिस्टर करता है, और जो IBM को जो प्रॉफिट होना चाहिए था, उस कंपनी को जो प्रॉफिट होना चाहिए था थ्रू आउट देयर मार्केटिंग, सो वो प्रॉफिट IBM की जगह वो थर्ड पार्टी जिसने उस नाम से वो डोमेन क्रिएट किया है वो लेके जाएगा.
So that is cyber squatting. ठीक, सेम नाम से रजिस्ट्रेशन करते हैं एंड देन उसका यूज करता है। साइबर स्क्वाटिंग नहीं हो उसके लिए हमें ध्यान रखना कि साइबर स्क्वाटिंग हमारे डोमेन नेम्स पे इफेक्ट करता है। तो उसके साथ साथ वो उसका जो ट्रेडमार्क होगा, उसका जो ट्रेडमार्क नाम होगा या उसका जो कंपनी होगा या पर्टिकुलर ब्रांड होगा, तो उस पे भी ये अफेक्ट करेगा। तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी है। देन अगर साइबर स्क्वाटिंग ये लोग कर रहे हैं तो उसके लिए जो वो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग सर्च इंजन का यूज करेंगे, that is oftenly enough websites of the competitors with the similar domain name pop up. So we have to be careful if we are purchasing some domain, then वो trustable होनी चाहिए कि हम अगर इसको परचेज कर रहे हैं, हम इसका यूज कर रहे हैं, तो उसका हमारी कंपनी पे या हमारी ब्रांड पे कोई रिवर्ट इफेक्ट नहीं आना चाहिए। okay? तो अगर आपको साइबर स्क्वाटिंग को हैंडल करना है, इस इशू को हैंडल करना है कि हमारे डोमेन को प्रोटेक्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि बिफोर क्रिएटिंग अवर डोमेन, कि हम जो डोमेन बना रहे हैं उससे पहले आप एक वेबसाइट है कि हु इज लुकअप, अगर आप वहां पे जाते हो हु इज लुकअप पे चेक करते हो कि अगर मैं ये नाम रखूंगा अपने डोमेन का तो वो एक्सेसिबल है या नहीं है, वो वैलिड है या नहीं है, वो आपको बताएगा। यूजिंग हु इज लुकअप यू कैन चेक कि ऐसा कोई डोमेन ऑलरेडी है या नहीं है। तो जो साइबर स्क्वाटिंग होगी उसके रिगार्डिंग भी लॉज बनाए गए हैं कि अगर डोमेन नेम के साथ या साइबर स्क्वाटिंग के थ्रू अगर कुछ होता है तो यूजिंग सम पर्टिकुलर लॉ हम पर्टिकुलर क्राइम जिसके थ्रू कमिट हुआ है उनको फाइंड कर सकते हैं। तो उनके लिए हेल्पफुल कौन रहेगा कि यूडीआरपी जो हमने अभी देखा कि यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी है, उसके थ्रू दे आर फाइंडिंग इट कि जिसने भी आइडेंटिकल नेम यूज किया है आपके डोमेन का या तो कंफ्यूजिंगली सिमिलर ट्रेडमार्क रखा है आपके डोमेन के साथ या सर्विस मार्क रखा है या तो विदाउट आस्किंग योर राइट्स और लेजिटिमेट इंटरेस्ट, ये वो पर्सन से पूछे बिना उन्होंने डोमेन नेम रजिस्टर कर दिया है बिकॉज इंटेंशंस आर नॉट गुड, उनका यूज जो करने वाले हैं वो गलत तरीके से करने वाले हैं। तो उनके लिए जो लॉ है ट्रेडमार्क लॉ, उनके थ्रू हम हमारी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और जब हमें पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने हमारे साथ ऐसा किया है तो उनके अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट भी मिलती है। ये सो इस पूरी प्रोसेस में यूडीआरपी जो मैकेनिज्म है वो हमें हेल्प करता है टू फाइंड आवर particular person who made some bad disfaith with our domain name. So ये जो डोमेन नेम है उसकी जो स्पेसिफिक टर्म्स है या तो बोलो कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग होती है वो कंट्री वाइज अलग अलग होती है, अलग अलग लेवल पे। जैसे कि अगर यूएस है या यूके है तो उनके डोमेन नेम में पीछे .us या .uk लिखा आता है। जैसे हमारा इंडिया है तो हमारे डोमेन नेम्स में पीछे .in लिखा हुआ होता है, वैसे ही कंट्री वाइज अलग अलग है। एंड अगेन उसमें भी कंट्री वाइज फिर वो अगेन वापस जेनरिक लेवल पे, जेनरिक टॉप लेवल पे वो प्रोवाइड करते हैं कि आपको .com यूज करना है, आपको .org यूज करना है। दैट इज अगेन डिफाइंड बाय यूडीआरपी कि यूडीआरपी आपको डिफाइन करता है कि आपको किस डोमेन के थ्रू जाना चाहिए। एंड इस सर्विस में आपको वीपो एंड ICANN दोनों हेल्प करते हैं कि अगर आप इस कंट्री से हो, अगर आप इस पर्टिकुलर प्लेस से हो और आपको अगर इस पर्टिकुलर चीज के लिए डोमेन नेम चाहिए, आप इंडिया से हो और अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है या जो वेबसाइट बनाना है वो आपको हॉस्पिटल्स के लिए क्रिएट करना है, सपोज हेल्थ सेक्टर के लिए क्रिएट करना है, तो आप इस डोमेन के थ्रू रजिस्टर करो। तो ये सारी चीजें हमें स्क्वाटिंग से प्रिवेंट करती है। सो देयर आर रूल्स की जिसको हम फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। एंड
The last topic is सर्वे ऑफ द इंटरनेट कि अगर हम इंटरनेट को एज ए टूल कंसिडर करें तो उसका ग्लोबली एक्सेस, उसका ग्लोबली यूसेज कितना है इंटरनेट का, उसका एक सर्वे किया गया है. सो इन 2015 यहाँ पे जो पिक्चर है दैट इज इन कंटेक्स्ट ऑफ 2015 एंड 2017 की 2015 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने सर्वे किया था. उसमें अराउंड 3.2 पीपल आर यूजिंग द इंटरनेट उस टाइम पे 2015 में, बिफोर 5 years. सो जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी उसका 53% पीपल इंटरनेट का यूज कर रहे थे. आप फिगर में इजीली देख सकते हो कि एवरेज जो इंटरनेट यूसेज है वो 49% है. उसके बिलो जिन कंट्रीज की इनकम कम है वहां पे अराउंड 50% ही इंटरनेट यूज होता है. एंड जिनके हाई इनकम कंट्रीज है कि जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, वेल सेटल्ड है, उनके वहां यूज 82% जितना है. देयर इज एन अनदर ग्राफ जिसमें शो किया गया है कि 1996 से 2018 तक इंटरनेट का यूसेज कैसा रहा है ड्यूरिंग द डेवलपिंग वर्ल्ड और ग्लोबली उसका कैसा है. एंड जो डेवलपिंग कर रहे हैं कि पर्टिकुलर एप्लीकेशंस है, वेबसाइट्स है, ये सारी चीजें हैं इंटरनेट के टर्म्स में. जब वो डेवलप हो रही थी तब वो वर्ल्ड कितना यूज कर रहा था और डेवलप्ड हो गया उसके बाद वो कितना यूज कर रहा है. सो जब वो डेवलपिंग फेज में थी तो आप देख सकते हो कि 2006 में जब डेवलपिंग फेज में थी तब 100 में से 9 लोग उसको यूज करते थे. वही चीज अगर आप डेवलप्ड हो गई उसके बाद देखो तो डेवलप वर्ल्ड में जो 9 थी उसकी रेंज हो गई 54. सिमिलरली 2018 में जब डेवलपिंग वर्ल्ड में वो चीज थी तब वो थी 41. बट वो डेवलप्ड हो गई कि एग्जिस्टेंस में आ गई तब उसका रेशियो हो गया 81 का कि 100 में से 81 पीपल आर यूजिंग द इंटरनेट at in 2018. So this is the one survey which is done according to 100%. And here there are 4 images अलग अलग है कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेट यूजर्स कितने हैं, फिर इंटरनेट यूजर्स अगर आप रीजन्स के वाइज देखो तो कितने हैं. सो अगर हम फर्स्ट पिक्चर देखें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2005 में थी 6.5 बिलियन. ठीक है, उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड यूजर थे इंटरनेट यूज करने वाले 16%. और डेवलपिंग फेज में थे तब सिर्फ 8% थे, बाकी के 51% डेवलप्ड होने के बाद आए. अब वही चीज, ये सारी चीजें आप 2019 के कंटेक्स्ट में देखो कि तब वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई 7.75 बिलियन. वर्ल्ड में इंटरनेट यूजर्स कितने बढ़ गए 53.6%. डायरेक्टली 16% से 53.6% पे वो मूव हो गया. एंड डेवलप वर्ल्ड में अभी 86.6%. दिस इज द सर्वे ऑफ 2019 कितने यूजर्स थे. देन इंटरनेट यूजर्स अगर आप रीजन के वाइज देखो राइट कि अफ्रीका, अमेरिका, अरब स्टेट, एशिया एंड पैसिफिक एंड यूरोप कंट्रीज. तो इनिशियली में अगर आप देखो तो हर जगह कितना था 2%. अमेरिका में कुछ फिर भी ज्यादा था कि वो डेवलप कंट्री है तो 36% था. देन हमारे एशिया में 9% था राइट, यूरोप में 46% था. बट वही सेम सर्वे आप 2019 का देखो, अभी 2019 में अफ्रीका में इंटरनेट यूज करने वाले लोग कितने हो गए 28.2, अमेरिका में 77.2, एशिया में 48.4 एंड यूरोप में 82.5%. सो you can see the huge difference in the use of internet क्योंकि टेक्नोलॉजी एक्सपांड हो रही है वैसे वैसे इसका यूसेज भी बढ़ रहा है राइट. सो यहाँ पे है एंड बिलो 2 इमेजेस आर विद वर्ल्ड ग्राफ कि यहाँ पे वर्ल्ड का ग्राफ दिया गया है विद डिफाइंड कलर्स. पर्टिकुलरली इस रीजन में नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स का जो सर्वे किया गया था, ये राइट साइड वाला सर्वे 2012 में किया गया था तो तब क्या सिचुएशन थी एंड 2015
2015 में इंटरनेट यूजर का जो सर्वे किया गया है, तो अभी क्या सिचुएशन है। इफ यू कैन सी द इंडिया ओवर हियर कि इंडिया का यूसेज कितना है अभी, अराउंड 40 to 60%। कि 2015 में इंटरनेट यूजर्स 40 to 60% की रेंज में इंडिया में वो वर्क करते थे। और 2012 में देखो, सो यहाँ पे 2012 में इट इज अराउंड 20 मिलियन, राइट। 2012 में 20 मिलियन थे और 2015 में वो रेशियो बढ़ के हो गया है 40 to 60% के बीच में। तो नाउ इट इज 2020 एंड ड्यू टू दिस पेंडेमिक हमारी काफी चीजें ऑनलाइन हैंडल हो रही है। सो यू कैन इमेजिन कि इंटरनेट का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से बढ़ रहा है और इसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। If you guys any doubt regarding this lecture, you can put your questions in below comment. Thank you so much.